हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक देश, जहां आसमान धरती को छूता है और हर सांस में आध्यात्मिकता बसती है। यह है तिब्बत, दुनिया की छत। पर क्या आप जानते हैं, इस शांत धरती की कहानी उतनी ही दर्द भरी है जितनी इसकी खूबसूरती। सदियों पहले तिब्बत एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। 7वीं सदी में राजा सोंगसेन गाम्पो ने इस भूमि को एकजुट किया और बौद्ध धर्म की नींव इस क्षेत्र में यहीं से पड़ी। लहासा की घाटियों में बना पोताला पैलेस और जोखांग मंदिर आज भी तिब्बती आत्मा की गवाही देते हैं। और यह भूमि थी शांति, ध्यान और करुणा की। पर इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। 1950 में जब दुनिया नई आजादी का जश्न मना रही थी, तब तिब्बत के आसमान पर अंधेरा छा गया। चीन के सैनिकों ने सीमाएं पार की और तिब्बत की आजादी हमेशा के लिए छिन गई। 1959 में जब तिब्बती लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया, तो उन्हें गोलियों से चुप करा दिया गया। दलाई लामा शांति के प्रतीक अपने लोगों के साथ बर्फीले पहाड़ पार कर भारत पहुंचे। धर्मशाला में उन्होंने निर्वासित सरकार बनाई ताकि तिब्बत की आत्मा को जिंदा रख सके। आज का तिब्बत बदल चुका है। जहां कभी मठों की घंटियां गूंजती थी, अब वहां ट्रेनों की सीटी सुनाई देती है। चीनी बसावट बढ़ रही है और तिब्बती भाषा और संस्कृति को पीछे धकेली जा रही है। एक पूरी सभ्यता धीरे धीरे इस दौरान मिटाई जा रही है। पर मिटाने वाले ये भूल गए कि आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। मंदिर टूट गए, पर प्रार्थनाएं अब भी हवा में तैरती हैं। झंडों पर कब्जा हुआ, पर रंग अभी भी उम्मीद जगाते हैं। हर तिब्बती के दिल में एक ख्वाहिश है कि एक दिन वो अपनी धरती पर लौटेगा और सूरज को अपनी मिट्टी से उगता देखेगा। तिब्बत सिर्फ एक धरती नहीं, एक संदेश है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी कभी मिटती नहीं। तो अब अगली बार जब भी आप हिमालय की ओर देखें या हवा में लहराते रंगीन झंडे देखें, तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं तिब्बत आज भी सांस ले रहा है, आजादी के सपने के साथ। तिब्बत, जो भूमि शुरुआत से ही अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है, वही चीन की साम्राज्यवादी नीति का मुख्य केंद्र भी रही है। और चीन ने अनेक बार ऐसे प्रयास किए जहां उसने कोशिश की कि वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत तिब्बत को शामिल कर ले, बट अंततः उसने सभी चीजों को सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। बात केवल तिब्बत और चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तिब्बत की यही भूमि भारत और चीन के बीच नकारात्मक संबंधों के एक महत्वपूर्ण पहलू भी बनी हुई है। आइए आज की वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तिब्बत के बारे में और जानते समझते हैं तिब्बत के इतिहास, तिब्बत के राजनीतिक उथल पुथल और तिब्बत की वर्तमान स्थिति के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को भी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तिब्बत के एकीकरण और तिब्बत की कुछ भौगोलिक बातों को समझकर। तो देखिए, तिब्बत को जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है, दरअसल ये समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती सभ्यता की शुरुआत शिकारी कबीलाई व्यवस्था के रूप में हुई थी और शुरुआती तौर पर यहाँ शिकारी कबीलाई लोग ही रहा करते थे। तिब्बती मान्यता है कि दरअसल शुरुआती तौर पर जो तिब्बती लोगों की उत्पत्ति हुई है, वो तिब्बती लोगों की उत्पत्ति दरअसल एक बुद्धिमान बंदर जिसका नाम अवलोकितेश्वर था और एक राक्षसी जिसका नाम ओग्रेस था, इन दोनों के मिलन से हुई। और अवलोकितेश्वर और ओग्रेस, इन दोनों की जो संतान हुई वो ही आज के समय में तिब्बती लोग हैं। तो ये तिब्बती लोगों की उत्पत्ति की एक मान्यता है जो बहुत सारी जगह अलग अलग कहानियों, पुरानी कहानियों में सभी जगह पर चलती है और इसका प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। यह कहानी तिब्बत की सांस्कृतिक आत्मा को बौद्ध करुणा से भी जोड़ने का काम करती है। और बौद्ध धर्म से पहले तिब्बत में एक खास धर्म हुआ करता था जो बौद्ध धर्म था। और ये जो बौद्ध धर्म था, ये खास तौर पर तंत्र, प्रकृति पूजा, आत्मा और अनुष्ठानों को महत्व दिया करता था। तो तिब्बत की शुरुआत कबीलाई व्यवस्था के रूप में, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है और बाद में यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है बौद्ध धर्म। इस पूरी परिस्थिति के साथ बात करें तिब्बत के एकीकरण की, तो देखिए, तिब्बती साम्राज्य की जो स्थापना या तिब्बत का जो एकीकरण होता है, उसका श्रेय जाता है सोंगसेन या फिर सोंगसेन गाम्पो को। दरअसल सोंगसेन गाम्पो ने 1618 ईस्वी में तिब्बत का एकीकरण किया और इस दौरान ये एकीकरण किया गया था जनजातीय कबीलियों को मिला करके।
इसने अलग अलग क्षेत्र में कबीलाई क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया और कबीलाई क्षेत्रों को मिलाकर अंततः तिब्बत का स्थापना किया, तिब्बत का एकीकरण किया। ये जो तोंगचेन गाम्पो थे ये र्यालुंग वंश से संबंधित थे और तिब्बत का एकीकरण करके इन्होंने अपनी राजधानी लहासा बनाई। अब राजधानी लहासा बनाने के बाद चीजें अच्छी चल रही थी और जब कभी भी एक राजा इस प्रकार की विजय हासिल कर लेता है और अपने नाम के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से एक साम्राज्य की स्थापना कर लेता है तो उसके बाद फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो उसके बाद जो उद्देश्य था वो दो थे, एक तरफ विवाह और दूसरी तरफ साम्राज्य विस्तार। हालांकि विवाह के तहत भी जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने संबंधों को ही मजबूत करते हैं और कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति उनके विवाह में भी झलकती है। तो इसी प्रकार तोंगचेन गाम्पो ने विवाह किया नेपाल की राजकुमारी और साथ साथ चीन की राजकुमारी। नेपाल की जिस राजकुमारी से इनका विवाह हुआ उसका नाम था राजकुमारी भ्रिकुटी और जिस चीन की राजकुमारी से विवाह हुआ उसका नाम था राजकुमारी वेंचेन। इन दोनों ही राजकुमारी के साथ विवाह हुआ और ये बातें जनरली हम लोग अलग अलग तस्वीरों में और अलग अलग मूर्तियों में देखते भी हैं। जहाँ कहीं भी गाम्पो को दिखाया जाता है वहीं साथ में दो अलग अलग महिलाओं को भी राइट और लेफ्ट साइड रखा जाता है जो इनकी धर्मपत्नियां। इस पूरे कार्य के साथ ही ये देखा गया कि ये वो समय था जब तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है और तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत होने के बाद बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार शुरू हो जाता है। अब यहाँ गाम्पो के साथ साथ दोनों ही राजकुमारियां बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में साथ साथ जुट जाती हैं और सब मिलकर बौद्ध धर्म के लिए इस दौरान कार्य करते हैं। और ये वही समय था जब तिब्बती लिपि का विकास हुआ और इस दौरान तिब्बती लिपि का विकास भारतीय ब्राह्मी लिपि से प्रेरित रहा। और बात केवल लिपि के विकास तक ही नहीं रही बल्कि तिब्बती लिपि के तहत बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया ताकि तिब्बती लोग उसे अपनी भाषा में यानी कि अपनी लिपि के तहत ही समझ सके। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रारंभिक प्रसार तेजी से हुआ और इस दौरान देखा गया कि जोखांग और रामोचे जैसे मंदिर बनाए जो प्रमुख मंदिर रहे, जो प्रमुख धार्मिक केंद्र है तिब्बत के। इसके साथ ही तिब्बत का इस दौरान भौगोलिक विस्तार भी किया गया क्योंकि दरअसल जब कभी भी साम्राज्यों की बात आती है तो वो हमेशा ही अपने क्षेत्र के विस्तार की नीति को भी अपनाना पसंद करते हैं। तो वही नीति गाम्पो ने भी अपनाई और भौगोलिक विस्तार नेपाल, भारत, चीन और मध्य एशिया तक किया। भारत का इस दौरान जो हिस्सा इनके पास आया वो था लद्दाख, यानी कि लद्दाख तक इन्होंने चीज़ों को एक्सटेंड किया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि लद्दाख का पूरा कल्चर है वो किस प्रकार बुद्धिज्म से बहुत ही बड़े स्तर तक जुड़ा हुआ है और वहाँ की जो पूरी संस्कृति है वहाँ हर जगह बुद्धिज्म की खुशबू महकती भी है। तो भौगोलिक विस्तार नेपाल के साथ साथ भारत तक भी हुआ, चीन और मध्य एशिया तक भी हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि आज जो चीन तिब्बत को अपने कब्जे में रखे हुए है, एक समय वो भी था जब इसी चीन के ऊपर तिब्बत की जीत हुई। इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है और कब समय किस तरफ की करवट लेगा ये बात कोई भी नहीं जानता है। दरअसल 763 ईस्वी में तिब्बती सेना ने चीन की राजधानी चांगआन, जिसको वर्तमान में शियान कहा जाता है, उस पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था, यानी कि जीत दर्ज की थी और चीज़ों को अपने नियंत्रण में रह लिया था। तो ये एक बड़े प्रसार की स्थिति देखी जाती है जो उस समय तोंगचेन गाम्पो के काल में हुई भी थी। अब इस प्रकार से गाम्पो ने अपना पूरा का पूरा शासनकाल बिताया और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आगे संचालित किया। इसके बाद इस पूरी तिब्बती भूमि को और अधिक मजबूत करने का श्रेय जाता है त्रिशोंग देचेन को। त्रिशोंग देचेन जिन्होंने तिब्बती व्यवस्था को संभाला 755 ईस्वी से 797 ईस्वी तक। ये वो काल था जिस समय बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी मिला और साथ साथ ही बौद्ध धर्म राज्य के धर्म के रूप में भी स्वीकार किया गया। अब बौद्ध धर्म जब तिब्बत का राज्य धर्म बन ही चुका था, राज्य के धर्म का दर्जा इसको दे ही दिया था, तो समझ लीजिए कि स्थिति अब और भी ज्यादा प्रबल हो चुकी थी बौद्ध धर्म की तिब्बत में। भारत से पद्मसंभव और शांत रक्षित को आमंत्रित किया गया इस दौरान। और जब भारत से ये लोग पहुंचे तिब्बत में तो तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध परंपरा की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म के मामले में तिब्बत की जो चीजें थी वो अब केवल आध्यात्मिक और ध्यान तक ही केंद्रित ना रही बल्कि वो साथ ही तांत्रिक बौद्ध परंपरा से भी जुड़कर अब आगे बढ़ने लगी। ये वो समय था जब तिब्बत का पहला बौद्ध मठ स्थापित हुआ और ये मठ था सम्य मठ। और सम्य मठ आने वाले समय में ये एक स्थिति तिब्बत को देगा जब तिब्बत की पूरी व्यवस्था मठों से ही संचालित की जाएगी और राजनीतिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और सभी निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण स्थान ये मठ ही बन जाएंगे। यानी कि सोचने वाली बात ये भी है कि जो साम्राज्य अभी वर्तमान में राजा महाराजाओं के तहत चल रहा है, आने वाले समय में इसकी पूरी व्यवस्था मठों के तहत ही संचालित होगी। तो पहला जो बौद्ध मठ था उसकी स्थापना सम्य मठ के रूप में होती है और यहाँ से बौद्ध धर्म के तहत तिब्बत में हम देखते हैं कि मठ व्यवस्था भी शुरू हो जाती है। इसी के साथ चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और ये देखा जाता है कि इस काल में अंतिम सम्राट होते हैं लंगदराम। लंगदरमा
अब लांग धर्मा अंतिम शासक कहे जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि बौद्ध धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इनके काल में, और उसके बाद बौद्ध धर्म को बढ़ावा इन्होंने देने का काम किया था। अब जिस समय इन्होंने बौद्ध धर्म पे प्रतिबंध लगाए, अब जिस समय इन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाए और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का काम किया, तो इस दौरान अब बौद्ध धर्म पूरी तरह से इस भूमि से समाप्त नहीं हुआ। हालांकि ये वो समय था जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे फिर दोबारा से उभर रहा था और एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर रहा था, क्योंकि सम्राट लांग धर्मा पूरी तरह से इसके समर्थन में थे। बट फिर भी अनेक अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपनी चीजों को मजबूत कर रहा था। लांग धर्मा की इन्हीं प्रकार की नीतियों के कारण लांग धर्मा की हत्या कर दी गई, और लांग धर्मा की हत्या के बाद इस पूरे के पूरे साम्राज्य का विघटन छोटे छोटे क्षेत्रों में हो गया। जिस प्रकार से विघटन छोटे छोटे क्षेत्रों में हुआ, बौद्ध धर्म फिर दोबारा गर्त में जाने लगा और फिर दोबारा से उभार हुआ बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म फिर दोबारा तेजी से आगे बढ़ा। और जन जन के बीच में जब बौद्ध धर्म की लोकप्रियता हो ही गई थी, तो इसको उभरने में परेशानी नहीं हुई और तेजी से इसका प्रचार प्रसार और सुदृढ़ीकरण इसके बाद में देखा गया। लेकिन ये वो समय था जब अब तिब्बत के अंदर साम्राज्यों का विघटन हो चुका था। अब साम्राज्य जो एक मजबूत केंद्रीकृत रूप में चला करता था, अब केंद्रीकृत साम्राज्य था ही नहीं। अब ये जो केंद्रीकृत साम्राज्य था वो छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बट चुका था, और ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ साम्राज्य एक नए तिब्बत की शुरुआत, एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब साम्राज्य यहाँ देखे नहीं जाते। विखंडन और धार्मिक प्रभुत्व का युग इसको कहा जाता है, जो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक चलता है। दरअसल 842 ईस्वी के बाद तिब्बत राजनीतिक रूप से विखंडित हो गया। क्यों? क्योंकि दरअसल इस दौरान लांग धर्मा की हत्या कर दी गई थी, और अब इनके पास में कोई भी शासक मजबूत स्थिति में रहा ही। तो शासक नहीं रहा, और मजबूत शासक का होना जरूरी है, क्योंकि वो ही केंद्रीकरण और एकीकरण का काम कर सकता है। 842 ईस्वी में भाई लांग धर्मा की हत्या कर दी गई, और उसके बाद तिब्बत राजनीतिक रूप से विघटित हो गया, और ये देखा गया कि कोई भी केंद्रीकृत शासन इनके पास में रहा ही नहीं। इस दौरान तिब्बत की स्थिति छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गई, कुलों में विभाजित हो गई, और साथ साथ मठों में विभाजित हो गई। इस विभाजन के साथ साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हो गया। बौद्ध धर्म ने फिर से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों के मामले में बौद्ध धर्म तेजी से आगे बढ़ रहा था, और ये जो बौद्ध धर्म अपनी पुनर्स्थापना की तरफ आगे बढ़ रहा था, अब आने वाले समय में यही बौद्ध धर्म तिब्बत का फिर दोबारा से प्रमुख धर्म बन जाएगा, और इस बार तिब्बत आगे का सारा सफर अब बौद्ध धर्म के तहत ही बढ़ाएगा। तो ये विखंडित और धार्मिक प्रभुत्व दरअसल 10वीं शताब्दी में एक बड़ी करवट लेता है, क्योंकि इस दौरान एक धार्मिक परिवर्तन देखा जाता है। जो बौद्ध धर्म एक समय पर उभरा था और वापस से उसने प्रतिष्ठा हासिल की थी, अब वो धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ेगा और वो गर्त में जाएगा। वहीं 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की पुनरुत्थान हो जाएगा, जिसको कहा जाता है चवदार। अब फिर दोबारा बौद्ध धर्म मजबूत स्थिति में है, और इसका श्रेय जाता है भारत से आए विद्वानों को, क्योंकि उस दौरान अतिश दीपंकर और इसके अलावा कई और अलग अलग लोग पहुंचे, विद्वान पहुंचे, और विद्वानों ने पहुंचकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया, लोगों को चीजें समझाई और लोगों को बौद्ध धर्म के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जहाँ एक तरफ भारत से गए हुए विद्वान तिब्बत की भूमि पर बौद्ध धर्म के विकास का कार्य कर रहे थे, वहीं तिब्बती अनुयायियों के द्वारा भी इनको समर्थन दिया जा रहा था, और तिब्बती अनुयायी भी चाहते थे कि बौद्ध धर्म तिब्बत के अंदर तेजी से आगे बढ़े और पुनरुत्थान करे। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में बौद्ध धर्म फिर दोबारा से तेजी से आगे बढ़ता है, पुनर्स्थापना करता है, अपनी चीजों को मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, और अलग अलग बौद्ध धर्म संप्रदायों का इस समय उदय देखा जाए। अब जो बौद्ध संप्रदायों का इस समय उदय होता है, उसमें कुछ प्रमुख नाम निकल के आते हैं, जैसे कि निंगमा, जो प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ बौद्ध संप्रदाय था। कग्यू, जो गुरु मारपा और मिलारेपा की परंपरा से जुड़ा हुआ बौद्ध संप्रदाय था। साक्या, जो राक्षादित्य परिवार से जुड़ा हुआ बौद्ध संप्रदाय था। और गेलू, जो 13वीं शताब्दी के अंत में आता है और 14वीं शताब्दी में संगठित हो जाता है। हालांकि इस दौरान ये पूरा का पूरा तिब्बत अनेक बौद्ध संप्रदायों में बटा तो हुआ था, यानी कि बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय बन गए, और सबके अंदर विचारधाराओं में कुछ ना कुछ अंतर देखा जाता था। बट इस पूरी की पूरी स्थिति में जो एक प्रमुख स्थिति हासिल करता है, वो होता है गेलूक। अब गेलूक बौद्ध संप्रदाय 13वीं शताब्दी के अंत में आता है और 14वीं शताब्दी में संगठित होता है, और आने वाले समय में ये पूरे के पूरे तिब्बत में एक बड़ी ही मजबूत स्थिति में स्थापना कर लेता है। तो ये वो समय था जिस समय अब पूरा का पूरा तिब्बत किसी राजनीतिक शक्ति से संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि अब धार्मिक शक्ति से संचालित हो रहा था, और वो समय था मठ का काल। अब ये मठ का काल था, और यहाँ मठ ही तिब्बत की सारी नीतियों का निर्धारण करते थे। मठों के अंदर ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे, वही डिसीजंस लोगों पे लागू होते थे, और डिसीजंस को लोग बड़े ही अच्छी तरह से मानते थे, सभी चीज़ों को स्वीकार भी किया करते थे। तो मठ और धार्मिक नेता इस दौरान स्थानीय राजनीति के सशक्त केंद्र बन गए।
मठीय शिक्षा प्रणाली, ध्यान, योग, तांत्रिक साधना और ग्रंथों का अनुवाद, ये प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां और बाकी गतिविधियां हो गई। यानी कि जो भी चीजें हो रही थी वो सारी इसी के आसपास घूम रही थी। चाहे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो मठ में या धार्मिक नेताओं के द्वारा या जन कल्याण के लिए चीजें सोची जा रही हो, वो सारी चीजें मठीय शिक्षा प्रणाली, ध्यान, योग, तांत्रिक साधना और ग्रंथों के अनुवाद से जुड़ गई। वहीं साथ ही ये भी देखा गया कि ये वो समय था जब मठों ने अपनी अपनी सेनाओं की स्थापना के लिए भी कार्य किया। तो कई मठों के द्वारा अलग अलग रूप में अपनी सेनाओं को स्थापित किया गया और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने का भी इन्होंने कार्य पूरी तरह से संभाला। तो राज्य सत्ता अब मठों के अधीन थी और जो भी चीजें मठ डिसाइड करते थे अब पूरा तिब्बत उसी के हिसाब से चल रहा था। जनता भी सभी चीजों को स्वीकार कर रही थी और पूरी की पूरी व्यवस्था इसी के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक नया अध्याय जब लांगदरमा की हत्या होती है और लांगदरमा की हत्या के बाद में साम्राज्य का विघटन हो जाता है और पूरा का पूरा तिब्बत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो अब ये राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ कोई भी स्थापना नहीं हो रही है और सारी व्यवस्था मठों के इर्द गिर्द यानी कि धर्म के आसपास ही घूम रही है और धर्म से ही संचालित हो रही है। तो सभी चीजें आपको बताई थी, ठीक उसी प्रकार से सारी की सारी चीजें यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही है। अब ये समझिए कि ये वो समय था जब भारतीय बौद्ध धर्म विशेष रूप से नालंदा और विक्रमशिला की परंपरा को तिब्बती बौद्ध परंपरा के तहत समाहित किया जाया था और सभी चीजों को भारत और तिब्बत दोनों के बीच में एक मजबूत स्थिति में देखा जा सकता। हालांकि ये मठों की व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि एकीकृत व्यवस्था नहीं है, केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है पूरा तिब्बत और साथ ही मठों के पास वो एक प्रभावशाली सेना नहीं है जो इनकी भारी आक्रमणों से सुरक्षा कर पाए। अब इसी स्थिति का फायदा उठाया जाएगा चंगेज खान के द्वारा, यानी कि चंगेज खान उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा, यानी कि मंगोल और युआन वंश की शुरुआत अब तिब्बत की भूमि पर देखी जाएगी। तो मंगोल और युआन वंश की शुरुआत जो होती है वो 13वीं शताब्दी में होती है और ये काम 14वीं शताब्दी तक इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। दरअसल 13वीं शताब्दी में चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा एशिया में मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। तो जब मंगोल साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था उस समय भारत पे भी खतरा था कि ये भारत पे आक्रमण ना कर दें, भारत की चीज़ों को प्रभावित ना कर दें। भारत में एक बड़ी भय की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि चंगेज खान और मंगोल इस समय पूरे के पूरे एशिया के तहत अपनी विस्तारवादी नीतियों को लागू करने का कार्य कर रहे थे। तो जब 13वीं शताब्दी में ये सारी चीजें चल रही थी तो 13वीं शताब्दी में चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के तहत तिब्बत को भी शामिल किया और तिब्बत के तहत जो जिम्मेदारियां आई वो आई थी कुबलाई खान के ऊपर। दरअसल कुबलाई खान चंगेज खान का पोता था और इस व्यक्ति ने 1271 ईस्वी में चीन पर कब्जा किया और युआन वंश की स्थापना की। यानी कि चाइना से कहानी शुरू होती है, चीन पर कब्जा करते हैं और साथ ही युआन वंश की स्थापना यहाँ से हो जाती है। अब इसी युआन वंश की स्थापना के तहत तिब्बत भी मंगोल साम्राज्य के संपर्क में आता है और साथ ही तिब्बत पर हो जाती है अब मंगोलों की राजनीतिक अधीनता। अब जो मठीय व्यवस्था चल रही थी वो मठीय व्यवस्था फिर दोबारा राजनीति के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी कि लांगदरमा के बाद से जो एक विकेंद्रीकरण की स्थिति थी, छोटे छोटे विभाजन हो गए थे पूरे तिब्बत के अंदर, अब वो फिर दोबारा परिवर्तित हुआ क्योंकि अब मठों के पास जो व्यवस्था थी वो मठों के हाथ से निकल गई और सारा का सारा तिब्बत की भूमि अब मंगोल साम्राज्य के अधीन हो गई। अब मंगोल साम्राज्य के अधीन होने के बाद मंगोलों के द्वारा यहाँ पे धार्मिक संरक्षण और गुरु के संबंधों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किए गए। यानी कि मंगोलों ने तिब्बत को अपने अधीन तो किया लेकिन पूरी तरह से सभी चीजें अपने अधीन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये संबंध स्थापित करेंगे जो धार्मिक संरक्षक और गुरु के संबंधों के तहत सारी व्यवस्था आगे बढ़ाएगा। शाक्य पंथ के प्रमुख लामा शाक्य पंडिता और उनके भतीजे फगपा लामा को यहाँ एक खास दर्जा दिया गया और फगपा लामा को राजगुरु और राजनीतिक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। ये काम किसने किया था? तो ये काम कुबलाई खान ने किया था और कुबलाई खान ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में तिब्बत को लेने की जगह अभी फिलहाल धर्म के तहत चीजों को आगे बढ़ाना ही उचित समझा और फगपा लामा को दे दी गई जिम्मेदारी राजगुरु और साथ ही राजनीतिक प्रशासन। अब कुबलाई खान ने जब ये काम किया तो कुबलाई खान के इस काम को बाद में ये देखा गया कि लोगों के अंदर ये सेटिस्फेक्शन तो रहा कि चीजें अभी भी मठीय व्यवस्था या धर्म के तहत ही आगे बढ़ रही है। पर जिस समय सारा का सारा काम किया गया तो उस समय मंगोल लोग ये समझते थे कि हाँ अपने अधीन ही है तिब्बत, बट कुछ चीज़ों में उसको अभी जो एक मुखौटा पहनाया हुआ है वो उसी चीज़ों के तहत आगे बढ़ रहा है और सभी चीज़ों को लोगों को प्रभावित होने से रोक रहा है। बट लोग भी सभी सेटिस्फाइड हैं और लोगों भी कोई परेशानी नहीं आ रही है और वहीं अधीनता भी हमारे तहत ही बनी हुई है। तो ये बात सारी मंगोल लोग जानते थे। अभी जो पूरी की पूरी स्थिति थी यानी कि जो धार्मिक संरक्षक और गुरु के संबंधों के तहत प्रशासन स्थापित किया था मंगोलों ने, इसको कहा जाता है चो योन यानी कि धर्म गुरु शासक संबंध।
तो धर्मगुरु शासक संबंधों के तहत अब तिब्बत की यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और तिब्बत की यही कहानी आगे बढ़ती है युवान वंश के। अब तिब्बत का प्रशासनिक विभाजन होगा और तिब्बत का प्रशासनिक विभाजन किया जाता है 13 प्रशासनिक इकाइयों में। मंगोलों के द्वारा स्थानीय प्रशासन संभाला जाता है साक्य मठ के माध्यम से। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारियां, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कहानी अब साक्य मठ के प्रमुखों के साथ जुड़ गई थी। साक्य मठ के प्रमुख लामा, साक्य पंडिता और उनके भतीजे फक्पा लामा को विशेष दर्जा दिया गया और फक्पा लामा को ही यहाँ राजगुरु और राजनीतिक प्रशासक नियुक्त किया गया। तो अब आगे तिब्बत के प्रशासनिक विभाजन 13 प्रशासनिक इकाइयों में किया जाता है और इन प्रशासनिक इकाइयों के ऊपर, प्रशासनिक इकाइयों के मामले में नियंत्रण तो मंगोलों का ही रहता है, लेकिन चेहरा साक्य मठ का होता है। यानी कि अभी भी लोगों को यही समझ है कि हमारा तिब्बत मठ से चला। तो इस दौरान मठ की स्थिति जो चल रही थी वो चीज़ों के डिसीजन मेकिंग में बड़े स्तर पर हुई थी और इस पूरे मामले में कभी भी मंगोलों ने तिब्बत को अपने पूर्ण प्रांत का दर्जा नहीं दिया, बल्कि तिब्बत को मंगोलों ने अर्ध स्वायत्त धार्मिक क्षेत्र के रूप में अपने अधीन स्वीकार किया और उसी के अनुरूप इसके साथ में व्यवहार किया जा रहा। तो धार्मिक प्रभुत्व और राजनीतिक संरक्षण की चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी। अब लेकिन ये तिब्बत के इतिहास में पहला ऐसा खास उदाहरण बन जाता है जिस समय किसी बाहरी सत्ता ने आकर के तिब्बत को अपने अधीन किया हुआ था। यानी कि अब तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत की अब तक की जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी वो आंतरिक लोगों के माध्यम से ही संचालित हो रही थी। ये पहली घटना थी तिब्बत पर किसी बाहरी शक्ति ने आकर के नियंत्रण स्थापित किया और वो उसका अधिपति बन गया, और भी औपचारिक रूप से। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में तिब्बत स्वतंत्र रहा, बस राजनीतिक चीजें जो थी वो अब मंगोलों के अनुरूप जुड़ के चल रही थी। 14वीं शताब्दी के मध्य में युआन वंश का चीन में प्रभाव घटने लग गया। अब जब युआन वंश का चीन में प्रभाव घटेगा तो वो समय आएगा जब इसका प्रभाव अब तिब्बत से भी हट जाएगा और तिब्बत भी इसकी चीजों से छूटेगा। लेकिन जहां एक तरफ तिब्बत युआन वंश से छूटेगा, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएगा और फिर दोबारा तिब्बत एक दूसरे वंश के अंदर बंध जाएगा और एक नया वंश एक नए प्रकार की नीति को लागू करेगा और चीजें तिब्बत की फिर दोबारा से बदलते हुए हमें दिखेगी। तो ये 14वीं शताब्दी का समय था जब युआन वंश कमजोरी में आता है और चीन से इसका प्रभाव घटने लग जाता है। 1368 ईस्वी में युआन वंश का पतन हो जाता है और युआन वंश की जगह ले लेता है अब मिग वंश। यानी कि अब मिग वंश पूरी की पूरी सत्ता को संभालेगा और सारी नीतियों को लागू करेगा। अब हमें ये देखना होगा कि मिंग वंश के तहत किस प्रकार की चीजें तिब्बत के लिए स्वीकारी गई। तो मिंग वंश और तिब्बती स्वतंत्रता की स्थिति को हम समझेंगे। तो देखिए, तिब्बती राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया, यानी कि अब तिब्बत की वो स्थिति थी जब वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कहा जाता था। तिब्बती लामाओं को इस दौरान सम्मानजनक उपाधियां दे दी गई और तिब्बती लामाओं को सम्मानजनक उपाधियों के तहत कोई प्रत्यक्ष प्रशासन इनके ऊपर लागू नहीं किया गया। इस दौरान चीन और तिब्बत के बीच संबंधों को काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यह भी देखा गया कि किसी प्रकार से परेशानियां क्रिएट ना की जाए तिब्बत के, यानी कि चीजें जो हैं वो मैनेज होकर चल रही है, साथ साथ सहयोग कर रहे हैं। तो एक कहानी जो युआंग वंश के दौरान देख रहे थे हम अलग रूप में थी, अब युआंग वंश के तहत चीजें मिंग वंश में एक अलग रूप से निकल के आई, जहां पर तिब्बत को अपने निर्णय के मामले में और अधिक स्वतंत्रता दे दी गई, चीजों में खुली छूट दी, जिस वजह से इसको राजनीतिक रूप से स्वतंत्र माना जाने लग गया था। तो तिब्बती लामाओं को अब सम्मानजनक उपाधियां दी गई, कोई प्रत्यक्ष प्रशासन इनके ऊपर लागू नहीं किया गया, तिब्बत चीन संबंधों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और धार्मिक और कूटनीतिक स्तर तक चीजों को सीमित रखा गया। मिंग दरबार के द्वारा तिब्बती मठों को उपहार भेजे जाते थे, सम्मान पत्र भेजे जाते थे और प्रतीकात्मक आधिपत्य वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा। यानी कि जो सारी की सारी चीजें थी वो कैसी थी, एक प्रतीकात्मक आधिपत्य के रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं मिंग वंश दिखाता था कि आपकी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, आप ये बातें ध्यान रखिएगा, ये बातें मत भूलिएगा, लेकिन वास्तविक नियंत्रण कभी भी मिंग दरबार के द्वारा या मिंग राजाओं के द्वारा लागू नहीं किया गया। तो एक स्थिति जो युवानों के तहत थी, जिन्होंने राजनीतिक नियंत्रण बनाया, जिन्होंने अपने हिसाब से चीजों को कन्वर्ट किया और उसके बाद तिब्बत के संचालन को आगे बढ़ाया, यहाँ इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से चीजें तो दिखाई लेकिन वास्तविक नियंत्रण इन लोगों ने नहीं शो की। तो तिब्बती राजनीतिक रूप से इस दौरान विवादित रहा, यानी कि तिब्बती राजनीतिक रूप से तो विभाजित रहा लेकिन स्थानीय राजवंश और धार्मिक पंथ इस पूरी तरह से सत्ता में इस दौरान बने रहे। तो राजनीतिक रूप से विभाजन के तहत अभी भी स्थानीय राजवंश और धार्मिक पंथ मजबूत स्थिति में बने हुए हैं, चीजों को आगे चला रहे हैं। हालांकि धार्मिक पंथ पिछले काल में युआंग वंश के दौरान भी मजबूत अवस्था में थे, क्योंकि आंतरिक चीजें तो वही चलाया करते थे। इस दौरान शाक्य पंथ जो युवान काल में मजबूत था, अब वो इस काल में आकर के, यानी कि मिंग वंश के काल में आकर के कमजोर पड़ेगा। और जब ये मिंग वंश के काल में आकर कमजोर पड़ेगा तो अब हम देखेंगे कि कुछ अलग अलग जो पंथ हैं वो पंथ संघर्ष करेंगे, कग्यू, नेंगा, शाक्या और गेलुक। तो कग्यू, निंगमा, शाक्या
और गेलुग। अब ये ऐसे अलग अलग पंथ थे इस दौरान बौद्ध धर्म के, जो अब आपस में संघर्ष कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो, जब कभी भी आपको स्वतंत्रता मिलेगी तो स्वतंत्रता के तहत अगर आप किसी के अधीन नहीं रहे हैं तो फिर आप ये चाहेंगे कि मैं ही प्रमुख बन जाऊं। जब आपके ऊपर एक सत्ता है तो आपको पता है कि आपको उससे लड़ना है, और मजबूत सत्ता है तो आप उसके खिलाफ नजर नहीं उठाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि अब संघर्ष आपसी है तो हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मैं बलशाली बनूं और मेरे अकॉर्डिंग ही सारी सत्ता चले, मैं यहाँ प्रमुख हो जाऊं। अब इस दौरान शाक्य पंथ जो पिछले काल में मजबूत था, इस काल में आके कमजोर हो गया। बट वो अपना इतिहास जानता है और उसको पता है कि भाई हम वो लोग हैं जो एक समय पर सारे निर्णय लिया करते थे तिब्बत के। अब वहीं जब बाकी लोगों को पता लगा कि शाक्य पंथ कमजोर हो गया तो इसी वजह से कग्यू, निंगमा, शाक्य और गेलु ये सभी इस समय प्रभाव और सत्ता के संघर्ष में आ गए, और सभी लोग ये आपस में संघर्ष करते हुए खुद का अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। बट चीजों को आगे एक नया मोड़ मिला, और नया मोड़ मिलता है गेलुग पंथ के रूप में। यानी कि एक समय जो शाक्य पंथ के हिसाब से तिब्बत चलता था, अब तिब्बत चलेगा गेलुग पंथ के हिसाब से, क्योंकि इस पूरे संघर्ष गेलुग पंथ की जीत हो जाती है और वो अपनी चीजों को स्थापित करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ये सारा काम 15वीं शताब्दी में होता है, जिस समय जे त्योंग खापा के द्वारा गेलुग पंथ की स्थापना होती है, और उसको जाना जाता है पीली टोपी संप्रदाय के रूप में। ये पीली टोपी संप्रदाय शुद्धाचार, शिक्षा और मठवासी अनुशासन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध होता है, और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार और साथ साथ मुख्य धार्मिक शक्ति के रूप में ये खुद को स्थापित करने में सफल भी हो जाता है। अब इसकी स्थापना के साथ ही ये देखा जाता है कि तिब्बत के दो मुख्य क्षेत्रों में लगातार संघर्ष चल रहा था, जो था उम और तसांग। अब उम और तसांग, जब इन दोनों ही क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा था, यहाँ संघर्ष चल रहा था क्षेत्रीय कुलों का, जो थे रिनपोचे और तसांगपा वंश। अब इन दोनों के संघर्ष के बीच ये देखा जा रहा था कि सत्ता किसके कब्जे में आएगी, क्योंकि दोनों का ही संघर्ष सत्ता पर कब्जे के लिए था। पर तिब्बती राजनीति धर्म और सत्ता के जटिल गठबंधन से इस समय संचालित हो रही थी। यानी कि धर्म और सत्ता वो दोनों ही जटिल गठबंधन में थे, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा तिब्बत आगे बढ़ रहा था। ये पूरा का पूरा काल राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का और स्वतंत्रता का काल कहलाता है। इस दौरान मिंग सम्राटों के द्वारा सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया गया कभी भी, और मिंग सम्राटों के द्वारा लगातार तिब्बत को सहयोग ही दिया गया। तिब्बती समाज धार्मिक संस्थाओं का वर्चस्व बना रहा, और तिब्बत पूरे के पूरे इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही। तो ये थी इस पूरे के पूरे मिंग काल की कहानी, जो युवान वंश के तहत पूरी तरह से उलट चुकी थी, क्योंकि युवान वंश की चीजें अलग थी और हमने देखा मिंग वंश की चीजें अलग थी। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा परिवर्तन आएगा तिब्बत की व्यवस्था में, और वो तिब्बत की व्यवस्था में परिवर्तन इस वजह से आएगा क्योंकि मंगोल अब फिर दोबारा से तिब्बत में स्थापित होंगे। दरअसल अब 16वीं शताब्दी का काल था, और मंगोलों की पुनः स्थापना तिब्बत में देखी जाती है। उसके पीछे का रीजन था गेलुग पंथ। तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ जो सत्ता का संघर्ष चल रहा था अलग अलग पंथों के बीच, कग्यू, निंगमा, शाक्य और गेलुग, अब दरअसल इसी संघर्ष के दौरान अपनी चीजों को गेलुग मजबूत करना। अब जब गेलुग अपनी चीजों को मजबूत करना चाहते हैं तो इनको एक ऑप्शन ये दिखता है कि मंगोलों को समर्थन देकर के चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गेलुग पंथ के द्वारा मंगोलों को समर्थन दिया गया, और मंगोलों के समर्थन दिए जाने की स्थिति में एक खास नाम यहाँ पर सामने आता है, जो है मंगोल सरदार का, और ये मंगोल सरदार था अल्तान खान। अब अल्तान खान ने दरअसल गेलुग पंथ को सभी चीजों में कॉपरेट किया, और गेलुग पंथ के तीसरे धर्मगुरु सोनम तसांगपो को दलाई लामा का पद दे दिया गया। अब यहाँ पर एक बड़ी स्थिति थी जो परिवर्तित हुई, और इस घटना को तिब्बत के इतिहास का एक बड़ा ही निर्णायक और परिवर्तनकारी मोड़ माना जाता है। दरअसल सेटअप समझिए किस तरह से बना। अब दरअसल यहाँ पर इस घटना से पहले सारी कहानी मिंग वंश के शासकों के तहत चल रही थी। मिंग वंश के शासक अपनी चीजों को चला रहे थे। एक तरफ राजनीति के लिए मिंग वंश आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मठ आपस में संघर्ष कर रहे थे राजनीतिक सत्ता बनने के लिए, क्योंकि मिंग जो है वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। मिंगों ने तिब्बत को अभी छोड़ रखा था उसकी स्वतंत्रता के आधार पर, और मिंग यहाँ सभी मामलों में सहयोग दे रहे थे। बट मिंगों के सहयोग के तहत मठ अब संघर्ष में थे, और कोई ना कोई मठ ऊपर उभरने के लिए अलग अलग विकल्पों को अपनाएगा ही, ये भी स्वाभाविक था। तो अब इसी पूरी की पूरी मठ की व्यवस्था में गेलुग पंथ ने अपने लिए ऑप्शन चूज किया कि देखिए सबसे बेस्ट ये है कि मंगोलों को समर्थन दिया जाए, और मंगोलों के समर्थन से अपने नाम पर मोहर लगवा करके तिब्बत की व्यवस्था को चलाया जा सकता है। एक ऑप्शन मिला। लेकिन अब दरअसल गेलुगों के मामले में जो तीसरे धर्मगुरु रहे वो थे सोनम ग्यात्सो। सोनम ग्यात्सो तीसरे धर्मगुरु, और इस दौरान जो ये पदवी धारण किया करते थे वो पदवी रहा करती थी लामा की। और जब लामा को इन्होंने दलाई लामा कहा तो दलाई लामा के बारे में पूछा गया कि भाई ये दरअसल दलाई लामा होता क्या। तो उन्होंने बताया कि दलाई लामा का अर्थ होता है ज्ञान का महासागर, यानी कि जो आपके धर्म गुरु हैं इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए तो हम ज्ञान के महासागर की उपाधि दे रहे हैं, और इन्हीं के हिसाब से तिब्बत का संचालन भी चलेगा, तिब्बत इन्हीं की बात मानेगा।
तो अब दरअसल दलाई लामा का पद यहाँ से शुरू होता है 1578 से। अब ये तीसरे धर्मगुरु थे, तो सोनम ग्यात्सो से पहले के जो धर्मगुरु रहे उनका भी फिर दोबारा से मान्यता उनको दी गई और उनको मान्यता दलाई लामा के रूप में ही दी गई। तो पहले जो दो गुरु थे उनको इस प्रकार से मान्यता मिली, वो भी दलाई लामा हुए, लेकिन वास्तविक रूप से जो दलाई लामा की प्रथा थी वो तीसरे धर्मगुरु सोनम ग्यात्सो से शुरू होती है 1578 ईस्वी में। और इस दौरान तिब्बत धार्मिक संस्था से राजनीतिक सत्ता की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी कि अब तक का जो तिब्बत धार्मिक सत्ता के तहत चलता था अब वो राजनीतिक सत्ता के तहत एक नई करवट लेगा। किस प्रकार से? दरअसल अब यहाँ पर स्थापना हो जाएगी दलाई लामा के तहत गांदेन पोंद्रांग शासन की। गांदेन पोंद्रांग ये है क्या? तो देखिए दरअसल ये जो परिवर्तन होता है वो दलाई लामा के पद के आने के बाद ही होता है और 1642 में एक बड़ा चेंज देखा जाता है। पद कब आया? 1578 में। तो 1578 के बाद में सारी चीजें दलाई लामा के अकॉर्डिंग चलने तो लग जाती है, लेकिन गांदेन पोंद्रांग शासन की व्यवस्था यानी कि गांदेन पोंद्रांग की स्थापना के बाद से 1942 में एक नया रूप तिब्बत की व्यवस्था लेती है। दरअसल मंगोल शासक गु श्री खान के द्वारा तिब्बत की सत्ताधारी त्सांगपा वंश की हार हो जाती है। अब इस त्सांगपा वंश की हार के दौरान ये देखा जाता है कि पांचवें दलाई लामा लोबसांग ग्यात्सो ये तिब्बत का धार्मिक और राजनीतिक शासक घोषित हो जाते हैं। अब जब ये तिब्बत का धार्मिक और राजनीतिक शासक घोषित होते हैं तो उसका मतलब ये कि चीजें इनके हिसाब से चलेगी। तो अब ये पूरे के पूरे तिब्बत की व्यवस्था को चलाने के लिए ही गांदेन पोंद्रांग शासन व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। ये एक प्रकार की थियोक्रेटिक शासन की व्यवस्था रहती थी जिसको धर्म प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता, यानी कि अब राज्य के मामले में धर्म ही सर्वोपरि है। जैसा धर्म मानता है, जो नीतियां धर्म स्वीकारता है, जैसा धर्म को ठीक लगता है, पूरी की पूरी व्यवस्था उसी के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है मंगोल शासक गुश्री खान के द्वारा तिब्बत में सत्ताधारी त्सांगपा वंश की हार के तहत। तो सारा काम यहाँ से चेंज होता है। इस चेंज के बाद सारी मान्यता लोबसांग ग्यात्सो के ऊपर आ जाती है। लोबसांग ग्यात्सो यहाँ पर धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही रूप में यहाँ पर सत्ता का केंद्र बन जाते हैं। और इसके बाद कहानी अब गांदेन पोंद्रांग शासन के आसपास घूमेगी और ये कहानी चलती रहेगी अब आगे 1950 तक। उसके बाद इसका पतन देखा जाए। तो ये एक थियोक्रेटिक शासन यानी कि अब धर्म प्रधान राज्य की व्यवस्था शुरू हो जाती है तिब्बत में। अब तिब्बत धर्म प्रधान राज्य वास्तविक रूप में है और मान्यता प्राप्त भी। इसकी राजधानी लहासा बनती है। इस दौरान पोटाला महल का निर्माण कराया जाता है पांचवें दलाई लामा लोबसांग ग्यात्सो के द्वारा ही। अब ये पोटाला महल क्या है? दरअसल ये पोटाला महल तिब्बत के तहत शासन का केंद्र बनता है और तिब्बत का पूरे की पूरी शासन की व्यवस्था को इस पोटाला महल से ही चलाया जाता है, पोटोला महल से ही चलाया जाता है। तो पोटोला महल का निर्माण और पोटोला महल के निर्माण के बाद यही बन जाता है शासन का केंद्र। पूरे के पूरे तिब्बत का प्रशासन जिलों में विभाजित करके चलाया जाता है और इस दौरान मठों और कुलों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो इन्हें संभालनी होती। इतना ही नहीं, यहाँ पर दलाई लामा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसको कशल या कशक के रूप में जाना जाता है। तो सारी व्यवस्था उस प्रकार बनाई गई कि कहीं ना कहीं चीजें आपको लोकतांत्रिक भी देखने को मिले और सत्ता एक व्यक्ति में केंद्र तो हो, लेकिन वो एक व्यक्ति इस पूरी सत्ता का इस्तेमाल अनेक लोगों के सहयोग से करे, क्योंकि मठों को और कुलों को भी जिम्मेदारियां दी गई। प्रशासन जिलों में विभाजित करके तिब्बत का चलाया गया और साथ ही कशल यानी कि मंत्री परिषद की स्थापना भी इन्होंने की ताकि सभी चीजें मिली जुली रहे और जनता के कल्याण की चीजें हों। बट हाँ, अब जो तिब्बत की भूमि थी वो तिब्बत की भूमि राजनीतिक मामलों में भी धार्मिक हो ही चुकी। अब चीनी हस्तक्षेप और ब्रिटिश रुचि आने वाले समय में तिब्बत की इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देंगे। किस प्रकार से? तो 18वीं शताब्दी के दौरान चीन के अंदर किंग शासकों की स्थापना रहती है, यानी कि चीन किंग शासकों के तहत चल रहा होता है। तो जब चीन किंग शासकों के तहत चल रहा था तो अब इन लोगों ने फिर दोबारा, यानी कि अब ये वो काल था जब चीन की तरफ से फिर दोबारा तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। तो चीन के किंग शासकों के द्वारा तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया गया। 1793 में चीन तिब्बत संबंधों के नियंत्रण के लिए 13 सूत्रीय विनियमन लागू किए गए। ये 13 सूत्रीय विनियम काफी सारी चीजों में इंटरफेयर करते थे और बहुत सारे मामलों में ये दिखाना चाहते थे कि तिब्बत की व्यवस्था के लिए अब चीन के जो चीजें हैं उन चीजों को प्राथमिकता देना जरूरी है। तो इस प्रकार से अब हस्तक्षेप की कहानी शुरू होती है और ये देखा जाता है कि चीनी प्रतिनिधियों जैसे कि अंबान को लहासा में नियुक्त कर दिया गया। हालांकि फिर भी हस्तक्षेप की स्थिति अभी सीमित ही रहती है। अब जहां एक तरफ चीन तिब्बत में दिलचस्पी ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ तिब्बत में दिलचस्पी ब्रिटिश भारत भी ले रहा था, क्योंकि भारत इस समय अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजों को भी तिब्बत बड़ा भा रहा था।
अब जब अंग्रेजों को तिब्बत भा रहा था तो 19वीं शताब्दी में भाई ये काम अंग्रेजों ने भी किया और भारत की तरफ से इन्होंने चीज़ों में इंटरफेयर करना और तिब्बत में रुचि लेना काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया और 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के द्वारा ल्हासा पर आक्रमण कर दिया गया। और केवल ल्हासा पे आक्रमण ही नहीं हुआ बल्कि इस दौरान ब्रिटिश शक्ति इस मजबूत स्थिति में थी तो वो तिब्बत को अपनी व्यवस्था को मनवाने के लिए पूरी तरह से यहाँ सभी कार्यों को सफलता से कर भी गई। तो ब्रिटिश सेना का ल्हासा पे कब्जा हो जाता है आक्रमण होने के बाद में और सभी चीज़ें ब्रिटिश पक्ष में झुक जाती हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है तिब्बत को और तिब्बत यहाँ पर मजबूरन एक संधि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कर लेता है यानी कि ब्रिटिश सेना के साथ। अब अंग्रेजों के साथ यहाँ पर जो संधि होती है उस संधि के तहत ये पता चलता है कि तिब्बत की अस्मिता पर अब खतरा बढ़ जाता है और तिब्बत की अस्मिता पर बड़ा ये खतरा चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि चीन को ये बात भाती है कि भाई तिब्बत मेरा हिस्सा था। जब तिब्बत मेरा हिस्सा था क्योंकि शुरुआत से हम ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मामले में ही किंग शासक नजर रख रहे थे। जब किंग शासक नजर रख रहे थे तिब्बत के ऊपर और किंग शासक ये चाहते थे कि तिब्बत मेरे अधीन आए तो उन्हें ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कि कैसे यहाँ पर ब्रिटिश भारत से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया और अंग्रेजी सेना ने हमला करके संधि करके अपनी चीजें मनवा ली। अस्मिता खतरे में आई तो अस्मिता के खतरे में आने के बाद चीन फिर दोबारा एक्टिव हुआ और चीन इस दोबारा एक्टिव होकर के अब तिब्बत को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। अब फिर एक बड़ा परिवर्तन और अब ये बड़ा परिवर्तन संघर्ष का परिवर्तन काल कहलाता है क्योंकि संघर्ष अब इस दौरान देखा जाएगा। अब यही संघर्ष दरअसल ब्रिटिश सेना के द्वारा की गई ये पूरी की पूरी हरकत ही अब आने वाले समय में तिब्बत की गिरावट का मामला बनाएगी यानी कि तिब्बत अब पतन की तरफ जाएगा और तिब्बत की स्थिति जो स्वतंत्रता के तहत चल रही थी आत्मनिर्णय के तहत चल रही थी अब वो धीरे धीरे चीन के आधिपत्य में आने के लिए अग्रसर रहेगी। तो 1913 ईस्वी में 13वें दलाई लामा की स्थिति के मामले में चीन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी यानी कि अभी तक की जो स्थिति इनकी चला करती थी किंग शासकों के तहत यानी कि हस्तक्षेप हो रहे थे मामलों में। तो 13वें दलाई लामा ने 1913 मतलब 1904 में ब्रिटिश सेना का हमला हुआ था और इसी के ही 9 साल के बाद में 13वें दलाई पूरी तरह से तिब्बत को चीनों से मुक्त करवा दिया यानी कि चीन के शासन से मुक्त कराने के लिए घोषणा कर दी। तो अब 13वें दलाई लामा ने जैसे ही ये काम किया तो इस मामले के बाद में चीन ने हालांकि कोई खास रिएक्ट नहीं किया और चीन ने जब कोई खास रिएक्ट नहीं किया तो 1913 से 1950 तक तिब्बत की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से चलती रही। 1913 से 1950 तक तिब्बत स्वतंत्र तो रहा लेकिन तिब्बत को किसी ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं, किसी ने इसको एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। और जब तिब्बत को किसी ने इस प्रकार से स्वीकार ही नहीं किया तो आने वाले समय में तिब्बत की व्यवस्था पर खतरा लगातार बरकरार रहा। हालांकि तिब्बत ने भी इस प्रकार कोई भी खास प्रयास नहीं किए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कोशिशें चल रही थी, बातचीत चल रही थी लेकिन फिर भी चीजें थमी सी थी और दुनिया भर में किसी ने भी मान्यता तिब्बत को कभी भी स्वतंत्र देश के रूप में दी ही नहीं। अब 1940 में जब 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ तो इस दौरान उन्हें शासक घोषित किया गया। लेकिन ये स्थिति अब आने वाले समय में पूरी तरह से तिब्बत के इतिहास को बदल देगी क्योंकि इसी के बाद हम ये देखते हैं कि दरअसल चीन में भी परिवर्तन हो जाता है और चीन में परिवर्तन की स्थिति में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी अब एक मजबूत स्थिति में स्थापित हो जाती है क्योंकि दरअसल चीन में हो जाती है अब यहाँ पर क्रांति। चीन का गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध के बाद अब यहाँ से राजतंत्र को समाप्त किया जाता है और राजतंत्र को समाप्त करने के बाद यहाँ पर गद्दी को संभाला जाता है क्रांति के माध्यम से एक खास व्यक्ति के द्वारा। तो जिस खास व्यक्ति ने पूरे मामले को संभाला वो था माओ जेडोंग, जिसको माओ त्से तुंग भी कहा जाता है। अब यहाँ से चीन अपने नए स्वरूप में आता है जिस स्वरूप में वो वर्तमान में। तो दरअसल 1940 के बाद जब 14वें दलाई लामा का जन्म हो जाता है उसके बाद वो चीज़ों को संभालते हैं, शासक घोषित हो जाते हैं। तो चीज़ें तो ठीक थी लेकिन 1949 में जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन हुआ चीन में और चीन का यही राजनीतिक परिवर्तन अब तिब्बत में भी परिवर्तन कराएगा। हालांकि चीन के राजनीतिक परिवर्तन से काफ़ी कुछ बदला। चीन के राजनीतिक परिवर्तन से ही ताइवान की स्थिति अलग होती है और ताइवान के एक नया इतिहास शुरू होता है और वहीं तिब्बत का भी एक नया इतिहास इसी के साथ साथ शुरू होता है। 1949 में चीन की स्थिति बदली और 1950 में ही माओ जेडोंग के तहत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा तिब्बत में घुसपैठ की जाती है और तिब्बत में घुसपैठ करने के बाद इसके सभी व्यवस्था पर, इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है और तिब्बत को मजबूर किया जाता है एक समझौता करने के लिए। इस दौरान तिब्बत समझौता करता है और तिब्बत के तहत समझौते में शामिल किया जाता है कि अब तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र के तहत तिब्बत चीन के अधीन रहेगा, यानी कि तिब्बत अब एक स्वायत्त क्षेत्र कहलाएगा चीन का। ये इस समझौते में स्वीकार किया गया। ये समझौता दबाव बनाकर कर तो लिया गया लेकिन इस समझौते को स्वीकारा ही नहीं गया स्थानीय लोगों के द्वारा।
तो यही कहानी जो शुरू होती है 1949 में माओ जेडोंग के द्वारा चीन में सफल कम्युनिस्ट क्रांति करने के बाद। चीन में सफल कम्युनिस्ट क्रांति होती है और यही कम्युनिस्ट क्रांति धीरे धीरे एक कदम बढ़ाती है तिब्बत की तरफ। तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग घोषित कर दिया जाता है और यहाँ पर तिब्बत के पुनः एकीकरण का नारा दिया जाता है। तिब्बत के इस पुनः एकीकरण के नारे के तहत अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी तिब्बत के चामडों पर हमला करती है और चामडों पर हमला करके चीज़ों को जीत लेती है। तिब्बती सेना कमज़ोर पड़ जाती है और इस दौरान असंगठित हो जाती है और पीएलए का चामडों पर कब्जा हो जाता है। इस दौरान एक 17 सूत्रीय समझौता 1951 में तैयार किया जाता है और इस 17 सूत्रीय समझौते पर तिब्बत के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। 23 मई 1951 को तिब्बती प्रतिनिधियों के द्वारा बीजिंग में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस समझौते को कभी भी स्वीकारते नहीं हैं क्योंकि इस समझौते की शर्तें ही कुछ इस प्रकार की थी। दरअसल जो समझौता था, इस समझौते के अंदर जो खास बातें थी उसमें पहला था कि तिब्बत को अब चीन का भाग माना जाएगा, तिब्बत को स्वायत्तता दी जाएगी, दलाई लामा और धार्मिक संस्थाएं बनी रहेंगी और पीएलए की उपस्थिति की वैधता दी जाएगी। दबाव में हस्ताक्षर हुए और तिब्बत ने इसको कभी भी अंदर से अपने मन से स्वीकृति दी ही नहीं। अब ये इस पूरी की पूरी घटना के बाद ये देखा जाएगा कि दरअसल शुरुआती तौर पर ये जो 17 सूत्रीय समझौता किया गया था, इस 17 सूत्रीय समझौते में कहीं ना कहीं ये बात की गई थी कि तिब्बत के पास में स्वायत्तता रहेगी, लेकिन दरअसल ये स्वायत्तता केवल नाम मात्र के रूप में ही थी और केवल कागजों में ही स्वायत्तता की बात की गई थी, क्योंकि जैसे ही तिब्बत चीन के अधीन आया तो चीन के मामले से एक नई नीति तिब्बत के लिए लागू होना शुरू हो गई। अब इस दौरान तिब्बत के अंदर सड़क बनाई जाने लगी, अलग अलग प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाने लगा और शुरुआती तौर पर जब कहा गया था कि देखिए आपके धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्र रहने का मौका दिया जाएगा, तिब्बत के पास स्वायत्तता रहेगी, दरअसल अब चीन की सरकार ने सारे धार्मिक संस्थाओं के ऊपर, मठों के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया, नियंत्रण लगाने शुरू कर दिए और हर एक मामले में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। ये बात धार्मिक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो जब धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक सजग थे और वो चाहते थे कि हमारा धर्म स्वतंत्र रहे, तो उन्हें चीन का यह हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से ये देखा जाता है कि तिब्बती धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट तेजी से बढ़ता है। भूमि सुधार, कर प्रणाली, धार्मिक अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करना, ये चीन की नीतियां बन जाती है। तिब्बतियों में इस दौरान असंतोष पनपता है और ग्रामीण और मठवासी समुदायों में खास तौर पर इस पूरे मामले के लिए आक्रोश रहता है। 1956 से 1968 के दौरान कई बार विद्रोह होते हैं और विद्रोह की भूमिका यहीं से शुरू होती है। पूर्वी तिब्बत में हम और अमदों में खासतौर पे चीनी भूमि सुधार और मठों की घेराबंदी के कारण विद्रोह भड़क जाते हैं और इन भड़के हुए विद्रोह के दौरान तिब्बती गोरिल्ला समूह के द्वारा पीएलए के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष किया जाता है। हालांकि इस पूरे हथियारबंद संघर्ष में कहीं भी तिब्बती लोग ना तो टिक पाते हैं और ना ही वो चीन की सेना को दबा पाते हैं, ना ही उसके खिलाफ कोई भी प्रकार का प्रतिरोध कर पाते। इस दौरान तिब्बती हार होती है, यह संघर्ष बड़ा ही गंभीर हो जाता है और लगातार लोग अपनी जानें गंवा रहे थे। अब जिस प्रकार से लोग अपनी जानें लगातार गंवा रहे थे, एक बड़ा विद्रोह ल्हासा विद्रोह के रूप में सामने आता है जो 10 मार्च 1959 को आता है। हालांकि दरअसल इस दौरान जो मुख्य मामला था वो ये था कि तिब्बत के स्थानीय लोगों को ये भनक थी कि तिब्बत के मामले में चीज़ों को चीन पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता है और चीन की नज़र दलाई लामा पर है। दलाई लामा जो सभी के लिए धार्मिक मामलों में भावनाओं के रूप में प्रमुख हुआ करते थे, इस दौरान लाखों लोग दलाई लामा को संरक्षण देने के लिए एकत्रित हो जाते हैं ल्हासा में। इस दौरान सभी लोग खास तौर पे मिलने भी आते हैं दलाई लामा से और संरक्षण देने के लिए भी आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पीएलए इस दौरान दलाई लामा को अपने कब्जे में ले ले और उसके बाद उनको लेकर के वो चले जाए, जिसके बाद दलाई लामा की व्यवस्था पर एक खतरा आ जाए और धर्म खतरे में पड़ जाए। तो इस दौरान जब लोग दलाई लामा को संरक्षण देने के लिए एकीकृत होते हैं तो हजारों लोग इकट्ठे होते हैं ल्हासा में। जब हजारों लोगों की भीड़ ल्हासा में देखी जाती है तो उसके बाद चीनी सरकार के द्वारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को दबाने का आदेश दिया जाता है। जब स्थानीय लोग और पीएलए के बीच में झड़प होती है तो इस झड़प में पीएलए के द्वारा तिब्बत के कई सारे लोगों की जान ली जाती है। एक बड़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो। 17 मार्च 1959 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो पूरे क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वो ये बात समझ चुके थे कि चीन की सरकार मुझे पकड़ लेना चाहती है और अगर मैं अब इस तिब्बत की भूमि पर रहा तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा और आने वाले समय में मेरा अस्तित्व और साथ ही पूरे धर्म का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी के साथ जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है 10 मार्च 1959 को, इसी घटनाक्रम के बाद 14 मार्च 1959 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत की भूमि को छोड़ करके भारत की तरफ भागते हैं और जब भारत में आते हैं तो भारत से शरण मांगते हैं। भारत इनको शरण देता है और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला उस समय इन्हें सौंपा जाता है कि आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं।
हालांकि दलाई लामा तिब्बत से तो निर्वासित हो जाते हैं, बट तिब्बत से निर्वासित होने के बाद में ये भारत में आकर के एक निर्वासित सरकार की स्थापना करते हैं, जिसको कहा जाता है CTA। और यहाँ भारत में तब से आज तक लगातार CTA यानी कि तिब्बती सरकार, जो निर्वासित तिब्बती सरकार है, उसका संचालन कर रहे हैं। तो लगातार निर्वासन में है, लेकिन आज भी तिब्बत के लोगों को ये उम्मीद है कि फिर दोबारा एक दिन आएगा जब हम वापस अपनी भूमि पर जाएंगे और वापस भूमि पर जा करके फिर दोबारा पुराना जीवन जी और तिब्बत फिर दोबारा बौद्ध धर्म और दलाई लामा के तहत जी उठेगा। ये सारी इनको उम्मीद है। तो आज सारा का सारा मामला इनका धर्मशाला में चलता है। और गर्मशाला में जब सभी चीज़ें शुरू हुई तो धर्मशाला में चीज़ें शुरू होने के बाद गादेन पोंदंग शासन जो शुरू हुआ था 5वें दलाई लामा के काल में, अब वो गादेन पोंदंग शासन शांत हो गया, ठप हो गया। हालांकि आंतरिक रूप से चीज़ें अभी भी चल रही है, लेकिन दरअसल अभी भी पूरी तरह से जो चीज़ें चला करती थी अब वो नहीं है। 1960 में सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी स्थापना की है दलाई लामा ने, यानी कि जो निर्वासन में तिब्बती सरकार है उसको सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। ये सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन एक लोकतांत्रिक सरकार चलाते हैं भारत में रह के तिब्बत के नाम। इनमें संसद भी है, प्रधानमंत्री हैं जो सिंक्योन कहलाते हैं, और मंत्रालय और साथ साथ संविधान भी है इनका अपना जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है और तिब्बती लोगों के लिए। दलाई लामा 2011 तक तो इस पूरी की पूरी लोकतांत्रिक सरकार के तहत प्रमुख रहते थे और सारी चीज़ें उसके अनुरूप चला करती थी। लेकिन 2011 में दलाई लामा ने खुद को राजनीतिक मामलों से अलग कर लिया और दलाई लामा अब केवल धर्म के प्रतीक बन के जीवन बिता रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया होती है, मताधिकार भी होते हैं और साथ ही शिक्षा व्यवस्था के लिए काम भी करते हैं। दुनिया भर में स्कूल, मठ, सांस्कृतिक केंद्र और शरणार्थियां बस्ती बनाने के लिए लगातार अभी फिलहाल ये सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। दलाई लामा के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय असली स्वायत्तता की मांग लगातार चीन से जारी रखी गई, लेकिन दरअसल चीन ने कभी भी इस मांग को स्वीकारा नहीं। अब ये पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं चाहते तिब्बत में, ये चाहते हैं कि असली स्वायत्तता हो। यानी कि इसका अर्थ ये है कि ये कहते हैं कि चीन की संप्रभुता को हम स्वीकार करते हैं और तिब्बती संस्कृति, धर्म और शासन में हम स्वायत्तता चाहते हैं। लेकिन अब दरअसल चीन ने अपना रुख बदल लिया है, क्योंकि जो रुख चीन का 1949 में था, जो एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था, अब चीन कहता है कि देखिए आपको ये परिस्थिति नहीं मिल सकती कि हम आपको धार्मिक मामलों में भी स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों, वो बात मैं जस्ट अभी बताऊंगा, और कैसे वो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा है वो चीज़ें भी समझने। इतना ही नहीं, दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, जो वैश्विक मान्यता को दिखाता है दलाई लामा के लिए। लेकिन फिर भी चीन किसी भी प्रकार से दलाई लामा के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और अब तिब्बत पहले दलाई लामा का और तिब्बती लोगों का तिब्बत हुआ करता था, अब वो तिब्बत भी पूरी तरह से बदला जा चुका है और उसकी सारी चीज़ें नहीं हो चुकी हैं, क्योंकि जो संघर्ष हुआ, जो झड़पें हुई, उस दौरान अनेक मठ ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। तिब्बती लोग अपने जीवन के संघर्ष में या तो मारे गए या फिर वो लोग क्षेत्र से छोड़ करके भाग चुके। अब फिर दोबारा सभी चीज़ों को फिर उम्मीद से लोग सजाने के तहत सपने देख रहे हैं, सभी चीज़ों को सोच रहे हैं, बट सभी चीज़ें उनके अनुरूप अभी भी अटकी पड़ी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा। हालांकि प्रयास अलग अलग रूप में ये लोग कर ही रहे हैं। चीन के अधीन तिब्बत अब पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत का, और इसको नाम मात्र की ही स्वतंत्रता प्राप्त है। तिब्बत के मामले में मठ और धार्मिक नेताओं पर सख्त निगरानी की जाती है और सरकारी नियंत्रण बना हुआ है। तिब्बत की संस्कृति, भाषा और धर्म पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और हजारों मठ अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। निगरानी, जनसंख्या नियंत्रण और पुनर्वास नीतियां तिब्बत पर लागू की जाती है, जिसकी वजह से तिब्बती पहचान पर खतरा लगातार बना हुआ है। अब दरअसल आज के समय में जो पूरी की पूरी इसकी स्थिति है, वो पूरी की पूरी स्थिति ये कहती है कि किसी भी प्रकार से आने वाले समय में अब तिब्बत को ना तो उसकी स्वायत्तता मिलेगी, ना ही अब तिब्बत में फिर दोबारा दलाई लामा की व्यवस्था पनप पाएगी। दरअसल ऐसा क्यों? जो चीन शुरुआत में तिब्बती लोगों के लिए धार्मिक स्वायत्तता की बातें किया करता था और वादे किया करता था, उसका रुख क्यों बदल गया? दरअसल चीन की कुछ खास मांगे हैं जो हाल के दशकों में सामने आई। दरअसल जिस प्रकार के दलाई लामा की व्यवस्था है, तो दलाई लामा की व्यवस्था एक पुनर्जन्म की व्यवस्था, यानी कि दलाई लामा की कभी भी नियुक्ति नहीं होती, दलाई लामा के उत्तराधिकारी नहीं बनते, दलाई लामा पुनर्जन्म लेते हैं। अब दलाई लामा अपने पुनर्जन्म की बातें पहले से स्पष्ट कर देते हैं, जैसे कि वर्तमान में तेंजिन ग्यात्सो ने भी ये बात क्लियर की है और उन्होंने ये बात बताई है कि मैं पुनर्जन्म लूंगा। दरअसल सभी को ये इंतजार था कि दलाई लामा अपने पुनर्जन्म के बारे में जो स्पष्टीकरण है वो 90वें जन्मदिन पर देंगे, जो कि हाल ही में मनाया गया। और 90वें जन्मदिन के अवसर पर दलाई लामा ने सभी के सामने आकर ये बता दिया कि देखिए, इंतजार कीजिए, मैं पुनर्जन्म लूंगा। और दलाई लामा स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मेरी उम्र 100 वर्ष से भी ज़्यादा रहेगी। और अब इस दौरान दलाई लामा का ये भी कहना है कि मैं तिब्बत की भूमि पर जन्म नहीं लूंगा, पर मैं तिब्बत से बाहर कहीं जन्म। और सभी का ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दलाई लामा अब अगली बार भारत की भूमि पर जन्म ले।
तो दरअसल दलाई लामा की मृत्यु के बाद में दलाई लामा को ढूंढा जाता है, यानी कि जिस समय दलाई लामा की मृत्यु होती है तब ये देखा जाता है कि तिब्बती बौद्ध समुदाय में किस प्रकार से अलग अलग लोगों का बच्चों का जन्म हुआ है। तो जहाँ कहीं भी तिब्बती बौद्ध धर्म के तहत बच्चों का जन्म होता है, उन बच्चों की पहचान की जाती है, बच्चों को ढूंढा जाता है और बच्चों को ढूंढने के बाद एक विधि पूरी की जाती है जो औपचारिकता होती है। उसमें सारा का सारे कार्य होता है दलाई लामा की वस्तुओं से परिचय कराना। बच्चे के सामने अनेक वस्तुएं रखी जाती हैं, कुछ वस्तुएं दलाई लामा की होती है, कुछ वस्तुएं दलाई लामा की नहीं होती। अगर बच्चा दलाई लामा की वस्तु को ही चुनता है तो ये मान लिया जाता है कि इस बच्चे के शरीर में ही दलाई लामा ने जन्म लिया। उस बच्चे को पूरे विधि विधान से दलाई लामा नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है तो और बच्चों का विकल्प देखा जाता है, और कभी भी दो बच्चे सेम काम कर देते हैं, अगर दलाई लामा का वस्तु को ही चुनते हैं तो उसके बाद एक विधि होती है, उसको गोल्डन अर्न कहा जाता है, यानी कि कलश के तहत पर्ची डाली जाती है और जो पर्ची हाथ में आती है उस बच्चे को दलाई लामा नियुक्त कर दिया जाता है। हालांकि कई बार दिक्कतें आती हैं पहचान करने में। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि दलाई लामा की जिस समय अंतिम संस्कार होता है तो उठता हुआ धुआं जिस दिशा में आता है उस दिशा में ढूंढा जाता है बच्चे को। अगर उस दिशा में बच्चा नहीं मिलता तो तिब्बत में एक झील है और माना जाता है कि उस झील ने तिब्बत के मामले में, दलाई लामा के मामले में ये चीज़ों का वादा दे रखा है कि दरअसल जब कभी भी दलाई लामा की संस्था खतरे में आएगी या परेशानी होगी तो दलाई लामा की संस्था को पुनः स्थापित करने में आपकी मदद करूंगी। तो दलाई लामा की इस चीज़ कभी भी दिक्कतों में आती है, पहचान होने दिक्कत होती है तो झील से भी मदद मिल जाती है और वो झील सहयोग करती है कि कहाँ दलाई लामा मिलेंगे। अब दरअसल जो गोल्डन अर्न वाला सिस्टम है और दलाई लामा की नियुक्ति वाला जो सिस्टम है, यानी कि खोज को और मान्यता देने वाला सिस्टम है, दरअसल चीन ये चाहता है कि मेरा इसमें प्रभुत्व रहे और अब चीन ये चाहता है कि दलाई लामा की नियुक्ति उसकी मर्जी से ही होगी। यानी कि जो मामला पहले धार्मिक हुआ करता था, चाइना उसको राजनीतिक बनाना चाहता है और वो चाहता है कि सारी चीज़ें मेरी मर्जी से ही आने वाले समय में आगे बढ़े और इसी वजह से सारे लोग खतरे में खुद को महसूस करते हैं और दलाई लामा और साथ ही तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोग ये नहीं चाहते कि चीन इस मामले में तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। हालांकि वर्तमान दलाई लामा के लिए प्रश्न चल रहे थे कि क्या होगा और क्या दलाई लामा आने वाले समय में पुनर्जन्म लेंगे या फिर दलाई लामा चीज़ों को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। बट उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं फिर दोबारा पुनर्जन्म लूंगा। तो आने वाले समय में देखते हैं होता क्या है और कैसे चीन आगे बढ़ेगा। हालांकि क्या वापस फिर दोबारा तिब्बत अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। क्या तिब्बत के लोग फिर दोबारा अपनी भूमि पर जाकर के स्वतंत्र रूप से सांस ले पाएंगे, ये भी एक खास प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चीज़ें आज भी संघर्षरत हैं और बात केवल और केवल अब तिब्बत और चीन की नहीं रह गई है, बल्कि अब यही तिब्बत का मामला और दलाई लामा का मामला भारत और चीन के बीच विवादों का मामला भी बना हुआ है। बट फिर भी आप लोग अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और तिब्बत की पूरी कहानी कैसी लगी है ये बात मुझे बता के जरूर जाएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी लोगों को शेयर जरूर करना है और जिसने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। कमेंट में अपने व्यूज जरूर देने और साथ ही ये जरूर देखना है आप लोग को कि अगर आप लोग द हिंदू के लिए हिंदी में क्लासेस ढूंढ रहे हैं तो रोज सुबह जुड़ सकते हैं 9 बजे, जहाँ न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करते हैं। इसके अलावा फिलहाल स्टडी आईक्यू में चल रही है फास्ट ट्रिक सेल और ये फास्ट ट्रिक सेल चल रही है 11 अक्टूबर तक। तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है जहाँ आप लोग को KL लाइव कोड यूज़ करके मिल सकता है बड़ा डिस्काउंट। तो KL लाइव कोड कीजिए यूज़ हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल डिस्काउंट लेने के लिए। और इतना ही नहीं, फिलहाल आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पे और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कुणाल कोटिया से। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। जो इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वो सब अच्छे से हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें होंगी आने क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।